वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा स्टूडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज हम बात करने में अपने अगले टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी के चैप्टर दूसरे में। इसके पहले हमने ओपीसी मतलब सीमेंट के बारे में पढ़ लिया था, सीमेंट के प्रकार क्या होते हैं और स्पेशल फंक्शन मतलब इनके क्या क्या स्पेशल फंक्शन होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। तो हर सीमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया था। तो आज हम जानने वाले एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्या, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट क्या है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट में हमारे क्या होता है, सीमेंट होता है, सैंड होता है एग्रीगेट में, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वही सब हमारा होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा आज पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और आपको हम भी पीडीएफ सब चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। और बीटी यूपी के ही अकॉर्डिंग आपका सिलेबस मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है और इसके अनुसार आपका सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आई होप आप इसके पहले वाले लेक्चर देखे होंगे, यदि नहीं देखे तो इसको देख लीजिए ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए। ओके, तो चलिए एग्रीगेट की बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझते हैं कि एग्रीगेट होता क्या है, क्या काम एग्रीगेट का, एग्रीगेट मिलावा क्या होता है। ओके, तो मिलावा की बात की जा रही है। तो एग्रीगेट मतलब मिलावा हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले भी ध्यान दें, हिंदी टू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो टेक्निकल वर्ड हैं उनके अर्थ हम बताते चलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट मतलब यह कंक्रीट में, जैसे कि आप पढ़ सकती हैं, कंक्रीट या कंक्रीट मिश्रण में एक अक्रिय पदार्थ के रूप में होता है तथा इससे कंक्रीट के आयतन में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, जो हमारा जो एग्रीगेट्स होते हैं, फाइन हो या कोर्स, वो इन क्या होती है, केमिकली रिएक्ट नहीं करते, कोई केमिकल रिएक्शन कोई नहीं करते। लेकिन हाँ, ये सीमेंट और पानी का जब केमिकल रिएक्शन होता है उनके बीच में आकर के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एग्रीगेट के बारे में आप जान लीजिए, इतना काफ़ी है। यहाँ लिखा भी है, एग्रीगेट क्या होते हैं, इनर्ट फिलर होते हैं, अक्रिय अक्रिय पूरक होते हैं, फिलर होते हैं। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, मतलब ये केवल वॉल्यूम क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं जो हमारा कंक्रीट होता है। तो एग्रीगेट के बारे में ये सब चीज़ें हो गई। अब थोड़ा और जान लेते हैं। आकार आकार एवं आकृति के अनुसार मिलावे का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। हाँ गाइस, तो वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि चीज़ें वन बाई वन क्लियर हों और आपको सब कुछ समझ में आए। और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पढ़ाएंगे। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और नंबर ऑफ आपका चैप्टर्स, नंबर ऑफ सिलेबस हमने कवर कर रखा है। तो प्लीज़ उन वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आज चलते हैं हम आकार एवं आकृति के अनुसार मिलावे का वर्गीकरण की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्रीगेट क्या होते हैं, आकार के आधार पे, बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, मतलब साइज और शेप के अनुसार जो हमारी चीज़ें हैं, आकृति और आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे आप देख सकते हैं क्या होता है, फाइन एग्रीगेट होते हैं। क्या होते हैं फाइन एग्रीगेट, जो कि वो एग्रीगेट होते हैं जो क्या होते हैं, जो जो बड़े नहीं होते 4.75 mm से, या कह सकते हैं जो छोटे होते हैं, जिनका मतलब ये जो एग्रीगेट है, यदि उनको 4.75 mm की चालनी से चाला जाए, क्या हुआ, उनको चालनी से चाला जाए, मान लीजिए सीव है, क्या है, मान लीजिए ये आपकी सीव है। एंड सीव क्या है, अब इसके बारे में, सीव एनालाइसिस के बारे में ज़्यादा कुछ आपको मालूम चलेगा। तो ये सब चीज़ मान लीजिए सीव है, या ये जो इसके बीच में छेद है, ये जो ड्रिल है, जो गैप बचा है, ये क्या है, 4.75 है। तो उससे क्या होता है कि जो फाइन एग्रीगेट होता है वो पास हो जाता है। इसका मतलब कि वो उससे छोटा है। जाहिर सी बात है, इस सीव से अगर कोई मान लीजिए 4.75 का गैप है, इसमें जो गैप है, तो वो अगर उससे मान लीजिए पास हो जा रहा है तो कोई एग्रीगेट, वो फाइन एग्रीगेट में जाएगा हमारा। तो इससे समझ गए होंगे आई होप। और कोर्स एग्रीगेट जो 4.75 से बड़ा होता है, अर्थात जिसको चालने से वो उसी में रिटेन हो जाता है। तो वो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो गई हमारा। और आलिन एग्रीगेट आता है, बोथ एबो, जो ऊपर के दोनों हैं इसमें जो मिक्सर होते हैं, वही हमारे आलिन एग्रीगेट होते हैं। आलिन मतलब जिसमें दोनों मिले होते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल फाइन एग्रीगेट का। सैंड और सुर्खी होता है हमारा, किसका, सैंड और सुर्खी होता है हमारा। सैंड और सुर्खी जो है हमारा फाइन एग्रीगेट का है। और कोर्स एग्रीगेट ब्रिक, बैलास्ट, स्टोन, जो हमारी गिट्टी वगैरह होती है हमारी, क्या होती हैं, हमारी होती हैं कोर्स एग्रीगेट। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं आकार की, आकृति के आधार पे मिलावा जो होता है, आकृति के आधार पे। देखिए वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें वन बाई वन क्लियर होंगी। ओके,
हम बात करते हैं राउंडेड सेमी राउंडेड, जो हमारे आकृति के आधार पर, मतलब किस प्रकार के हैं वो, तो आकृति के आधार पे क्या है हमारे, ये राउंडेड है, सेमी राउंडेड है, क्या होते हैं, बेस्ड ऑन शेप जो हमारा है, पहला क्या राउंडेड है, दूसरा सेमी राउंडेड, और तीसरा क्या है, तीसरा एंगुलर है, ये सब चीज़ें हमारा क्या एंगुलर है, और क्या फ्लैकी है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हो गई, आकृति के आधार पे हो गई। एंगुलर मतलब मिला हुआ हमारा कैसा है, एंगुलर मतलब सॉरी राउंडेड मतलब राउंडेड है, गोला गोला है ऐसे, तो इस प्रकार का रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा, हमारा रहेगा राउंडेड। ओके, और सेमी राउंडेड कैसे रहेगा, सेमी राउंड मतलब हल्का सा थोड़ा बहुत लगेगा कि राउंडेड है, ऐसा ऐसा। तो ये आपका सेमी राउंडेड हो गया, तो सेमी राउंडेड हो गया। और एंगुलर की बात की जाए तो हमारा एंगुलर में कुछ ऐसे हमारा रहेगा, कुछ ऐसे हमारा एग्रीगेट रहेगा। एंगुलर आप समझ सकते हैं, एंगुलरली वो उसकी एज रहेंगी हमारी। और फ्लैकी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एक होता है फ्लैकी, एक होता है इलोंगेटेड। ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको टेस्ट भी करना है, लैब टेस्ट में भी है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल भी है आपका ये। तो फ्लैकी और इसको जान लेते हैं इलोंगेटेड क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ओके, फ्लैकी को हिंदी में कहते हैं पत्रिल, और इलोंगेटेड को कहते हैं लंबोतरा। हिंदी वाले भी ध्यान दें। देखिए, जब कोई क्या होता है, जब किसी भी कण की, किसी भी मान लीजिए एग्रीगेट की, कोई एग्रीगेट है, मान लीजिए कोई एग्रीगेट ऐसे है, कोई एग्रीगेट सपोज दैट ऐसे है, कैसे मान लीजिए कोई एग्रीगेट है, ठीक है। तो उसकी जो है, जो सबसे छोटी डायमेंशन है, लीस्ट डायमेंशन जो है, मान लीजिए लीस्ट डायमेंशन मान लीजिए ये है, वो क्या है, एवरेज जो साइज है उसकी एवरेज से 3/5 इंटू एवरेज से कम है, तो वो लीस्ट डायमेंशन है, तो वो फ्लैकी होगा। आप कहेंगे एवरेज साइज क्या है, ये सब क्या है, तो आप एक बात समझिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए सीव है, क्या है, चालनी है, आपके पास चालनी है, क्या है, सीव है। एक सीव है मान लीजिए 20 की, एक सीव है 25 की। मान लीजिए आप कोई कण डालें, मान लीजिए आप कोई कण डाले, क्या करें, सॉरी, कोई कण इसमें डाले सीव में, ऊपर से डाले एक इसके ऊपर, मान लीजिए एक और रखी है, एक सपोज दैट इसके ऊपर क्या है, एक और रखी है। ओके, मान लीजिए नीचे नीचे रखी है, क्या है, तो एक 25 है, एक 20 है। ओके, तो दो चालनी रखी है आपको, मान लीजिए सपोज करिए, इसको मान लीजिए कि दो चालनी रखी है, दो चालनी के सेट है आपका। वो चालनियों के सेट में क्या होता है, कण डालते, जब आप एग्रीगेट्स डालते हैं, तो एक क्या होता है, 25 mm गैप वाले चालनियों से फास्ट हो जाता है तथा 20 पे रुक जाता है। तो उसका एवरेज साइज जो होगा, हमारा एवरेज साइज होगा वो 20+25, क्या होगा, 20+25/2 एवरेज साइज होगा उसका। तो एवरेज साइज क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर ऐसा है, तो हमारा एवरेज साइज उन दोनों को योग बटे 2 करेंगे तो हमारा एवरेज साइज होगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहा है। अगर यार नहीं क्लियर हो, देखिए समझिए, मान लीजिए ये आपका चालनियों का 2 सेट है, सपोज दैट आपका चालनियों की ये 2 सेट है, ये आपका 2 सेट है। आप यहाँ से कोई एग्रीगेट डालें, तो वो इससे पास हो गया, लेकिन इस पे क्या हो गया, इस वाले पे रुक गया, तो उसका एवरेज साइज जो होगा, वो दोनों जिससे पास हुआ है और जिस पे रुका है, उन चालनियों की माप का औसत होगा, तो उसका एवरेज साइज मिल जाएगा। और लीस्ट डायमेंशन एक बता दिया, यदि फ्लैकी है तो उसकी सबसे लीस्ट डायमेंशन, सबसे छोटी डायमेंशन क्या होगी, यदि कम है, क्या है, लीस्ट डायमेंशन यहाँ आप देख सकते हैं, यदि कम है 3/5 क्या है, 3/5 लीस्ट डायमेंशन 3/5 इंटू एवरेज से भी अगर कम है तो फ्लैकी है। क्लियर है, फ्लैकी क्या होगा, अगर उसकी कम से कम भुजा जो है हमारी लीस्ट डायमेंशन 3/5 इंटू एवरेज से कम है, तो वो हमारा फ्लैकी के अंदर चला गया, पत्रिल कण के अंदर चला जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। इलोंगेटेड की बात की जाए, इलोंगेटेड मतलब लंबोतरा, और अगर लंबा हो जाता है, मान लीजिए कोई कण बहुत लंबा है, वो कितना लंबा है, ये उस कण की जो लेंथ है, वो लेंथ जो है, कोई कण है, मान लीजिए ऐसा कोई कण है। ओके, मान लीजिए इसकी लेंथ क्या, सॉरी, ऐसा कुछ हम मान लेते हैं, ये मान लीजिए एक कण है, इसकी लेंथ मान लीजिए कुछ है। ओके, तो इसकी लेंथ अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो भी वो हमारे लिए खराबी है। तो कितनी होनी चाहिए, तो आपको बता दें कि जो लेंथ है वो अगर 9/5, कितनी, 9/5 इंटू एवरेज आपको बता दिए क्या होती है, वही चालनियों की माप का औसत होता है, जिससे वो पास होती है, जिस पे वो रोकती हैं। तो यदि 9/5 इंटू एवरेज से अधिक है, यदि लेंथ किसका, एग्रीगेट का
9/5 इंटू एवरेज से अधिक है, जितना इतना आना चाहिए इतना से अधिक है, तो क्या हो गया हमारा, वो इलोंगेटेड के अंदर चला जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, लेंथ जो है मान लीजिए ये 20 किससे 20 वाले से यहाँ चालनी बनी है, आप देख सकते हैं इसको 20 और 25 की दो चालनी, एवरेज 22.5 आया है। तो यहाँ से अगर कोई मान लीजिए मिलावा है जो 40.5 mm से भी लंबा है हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इलोंगेटेड की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। ओके, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ वर्ड्स जो थे इलोंगेटेड और फ्लैकी के बारे में आपको समझना बेहद ही जरूरी था। तो आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर ही समझ आ जाएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको थोड़ा बहुत फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। ओके, अब बात करते हैं मिलावे के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट। मिलावे के अभिलक्षण की बात की जा रही है, तो मिलावे के मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित है। ओके, अभिलक्षण मतलब उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अभिलक्षण है, तो ये इसके बारे में जान लेते हैं। कणों की आकृति, पहला क्या है, कणों की आकृति। मिलावे की आकृति गोल, आंशिक गोल मतलब सेमी एक होता है, और क्या कोणी, पथरील, चपटी हो सकती है। हाँ, ये आप पढ़ सकते हैं कि जो कणों की आकृति होती है वो मिलावक की आकृति जो होती है, मिलावक की आकृति गोल, आंशिक गोल, कोणी, पतरी या चपटी हो सकती है, कोणी भी हो सकती है, कोणी हो सकती है। कोणी मिलावा कंक्रीट के लिए अच्छा होता है क्योंकि उनके बीच इंटरलॉकिंग अच्छी होती है। इंटरलॉकिंग मतलब कोणी मतलब ऐसे कोणी है तो, और ये ऐसे है तो इनके बीच इंटरलॉकिंग अच्छी होती है, ये बीच में सही से अंतर्गठन होता है, सही से बनता है। कणों का आकार, कणों के आकार इनके बात की जाए तो कणों के सभी गुण, कणों के कंक्रीट के सभी गुण जैसे वर्कबिलिटी, सघनता आदि गुणों को ध्यान में रखती हुई कणों का एक उचित आकार रखना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, जो हमारे कण हैं उनको सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी अच्छी रहे और हमारा कंक्रीट भी सघन रहे, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक उचित आकार रखना चाहिए। वो क्या होता है, कणों का आकार किसी संरचना की मोटाई का 1/4वां भाग से अधिक नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें कहा गया है कोई मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, मान लीजिए आपकी कॉलम बन रहा है या तो बीम बन रहा है। ओके, सपोज दैट आपका बीम है, ये मान लीजिए आपका बीम है, ये ऊपर से दे रहे हैं। बीम की मोटाई क्या है, बीम की मोटाई भी कुछ है, क्या है, बीम की मोटाई आपकी बीम की मोटाई गाइस कुछ है, मान लीजिए सपोज दैट बीम की मोटाई आपकी कुछ होगी। ये आपकी मान लीजिए बीम है, तो इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, क्या है, मान लीजिए कुछ मोटाई है सपोज दैट, तो ये इसकी मोटाई जो है कुछ होगी, तो इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। और इसमें एग्रीगेट जो यूज हुआ है, ये मान लीजिए इसकी मोटाई क्या है, इसकी मोटाई मान लीजिए 100 mm है, ठीक है। मान लीजिए जो बीम बना है इसकी मोटाई 100 mm थी। अब 100 mm तुम्हारा जो हमारा एग्रीगेट होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, उसकी मोटाई लंबाई कितना होना चाहिए, तो वो 100/4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सॉरी 100/4 होना चाहिए, 100/4 होना चाहिए। यही इसमें कहा गया है 1/4। तो 100 है उसकी मोटाई, तो 100/4 मतलब 25 mm का हमारा क्या होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए। ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया है, बाकी आप चीज़ों को समझ सकते हैं और भी तरीक़ों से। तो ये आपका हो गया कणों का आकार, क्या हो गया महीन। ये देखिए माप के आधार पे क्या होता है, माप के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं। मिलावा, महीन मिलावा, जो ऐसा कि आपको बताया था कि यदि 4.75 से छोटा है कम तो क्या होगा, हमारा महीन मिलाव होगा, और इससे बड़ा है तो वो मोटा मिलाव में चला जाएगा, मतलब फाइन एंड कोर्स में चला जाएगा। अब बात करते हैं सरफेस टेक्सचर की, तो मिलावे का सतही गठन उसकी ऊपरी सतह पर निर्भर करता है। मिलावा रंध्रमय, रवेदार, दानेदार, चिकना और खुरदरा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, सतही गठन कैसे हो सकता है, मिलावा का सतही गठन उसकी ऊपरी सतह पर निर्भर करता है। क्या है, उसकी ऊपरी सतह पर निर्भर करता है, जो उसका ऊपरी सरफेस होता है वो उस पर निर्भर करता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब विशिष्ट गुरुत्व की बात की जाए तो हम जानते हैं किसी पदार्थ का क्या है, हम जानते हैं किसी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व, उस पदार्थ का घनत्व पानी के भार घनत्व का अनुपात होता है। वास्तव में कोई पदार्थ कितना अधिक पानी से गुना भारी है वो उसका विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। ये विशिष्ट गुरुत्व आपको हाइड्रोलिक्स में देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा, आपको बार बार देखने को मिलेगा। इसको एक बार समझ लीजिए, कोई चीज़ कितनी गुना भारी है पानी की अपेक्षा, वो उसका विशिष्ट गुरुत्व है। यह एक नंबर है जो यही शो करता है कि कोई चीज़ कितना अधिक भारी है पानी की अपेक्षा। तो समानता क्या होता है, हमारा जो विशिष्ट गुरुत्व होता है हमारा एग्रीगेट की, वो 2.6 से जो एग्रीगेट का समानता वो क्या होता है,
वो होता है 2.6 से 2.8 होता है हमारा, क्या होता है विशिष्ट ग्रोथ होता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ गए होंगे। रंध्र क्या है, वाइड्स क्या है, मिलावे के बीच खाली स्थान को रंध्र कहते हैं, मिलावे के बीच खाली स्थान को रंध्र कहते हैं। रंध्रमय मिलाव प्रयोग में कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है। इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, अगर उसमें रंध्र हैं, वाइड्स हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ को इफेक्टेड करेगा, उससे स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं बल्क डेंसिटी की। बल्क डेंसिटी क्या होता है, देखिए यदि मिलावे को किसी पात्र बर्तन में रखकर कूटें, जाहिर सी बात है इसको समझिए, यदि मिलावे को रखकर किसी पात्र बर्तन में कूटें और उसे स्थूल में घनत्व भार ज्ञात किया जाता है। ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसा करके आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, मिलावे को यदि किसी पात्र बर्तन में रखकर कूटकर भरने पर इसको तोलकर मिलावे का स्थूल घनत्व ज्ञात किया जाता है। बर्तन में भरे मिलावे का भार तथा उस बर्तन का आयतन बल्क डेंसिटी कहलाता है। आप देख सकते हैं, यदि मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, आपके पास सपोज दैट क्या है, कोई कंटेनर है, ऐसा कोई बर्तन है, इसमें आप क्या करते हैं, रख के एग्रीगेट इसमें मान लीजिए एग्रीगेट रख के कूटते हैं, तो मान लीजिए फुल इसमें, तो इसका जो भार होगा, पहली बात तो वो हो जाएगा हमारा ड्राई वेट जो हमारा एग्रीगेट का है, और इसका इस बॉक्स का, इस बर्तन का आयतन जो होगा हमारा, उसको ले लेंगे, तो हमारा बल्क डेंसिटी हो जाएगा, वो हमारी चीज़ें हो जाएंगी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। और एक होता है अपैरेंट आभासी डेंसिटी, एक होता है स्थूल घनत्व, आभासी घनत्व और एक होता है स्थूल घनत्व। जब क्या होता है, केवल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं, इसमें देखिए ऊपर वाला सेम रहता है, क्या रहता है, ड्राई वेट, मतलब ड्राई वेट तो रहेगा ही, लेकिन वॉल्यूम आप अगर सॉलिड ओनली ले लेते हैं, देखिए कंटेनर था हमारा, इसमें तो हम पूरा कंटेनर के ले लिए, लेकिन जो वॉल्यूम ले अगर हम ये सॉलिड इसमें जो भरा उसका केवल ले, तो आयतन वो हमारा क्या होगा, अपैरेंट होगा। क्या होगा, अपैरेंट होगा, जो कि अपैरेंट क्या होता है, हमेशा बल्क डेंसिटी से ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओनली होगा वो कम होगा, तो अपैरेंट डेंसिटी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि नीचे वाला ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो अपैरेंट डेंसिटी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है बल्क डेंसिटी से। ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई होप। और अब बात करते हैं जल अवशोषण की, वाटर एब्जॉर्प्शन की एवं संरक्षता। क्या है, जल अवशोषण मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन एवं संरक्षता, पोरोसिटी, ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखिए इसको पढ़ लेते हैं, हम समझते हैं क्या है। वन बाय वन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, सब चीज़ें क्लियर हो। देखिए जब मिलावा रंध्रमय होता है, मतलब क्या होता है, रंध्रमय होता है, तो रंध्रों द्वारा जल अवशोषित किया जाए, जिससे वाटर सीमेंट रेशियो का अनुपात, अभी क्या है इसको जान जाएंगे, वाटर सीमेंट रेशियो आगे समझेंगे आप इसको, और सुखाता प्रभावित होती है। मिलावे में जल अवशोषण की मात्रा ज्ञात करने के लिए हड्डी शुष्क मिलावे, ये क्या है, आप कहेंगे हड्डी शुष्क मिलावे की 24 घंटे मिलावे को पानी में रखने के बाद मिलावे के भार में वृद्धि को ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात कर लेते हैं, हड्डी शुष्क क्या है, जो एकदम से क्या है, जिसमें नमी नाम की चीज़ ही नहीं, एकदम से वो प्योर रूप से एकदम वो हड्डी शुष्क। देखिए जल अवशोषण वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे ज्ञात करेंगे, तो मिलावे के भार में वृद्धि और शुष्क भार का अनुपात इंटू 100 करेंगे, जो हमारा परसेंटेज आएगा हमारा, वो वाटर एब्जॉर्प्शन का आएगा। ओके, ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जल अवशोषण के आधार पर मिलाव निम्न प्रकार का होता है। तो क्या होता है, आप देख सकते हैं, हड्डी शुष्क मिलाव क्या होता है, बोन ड्राइड, जैसा कि ये वर्ड यूज हुआ था, तो आप इसको समझ सकते हैं। आप ये देखिए पहले बेसिकली ये फार्मूला को समझ लीजिए, ये फार्मूला ही है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज बताता है, कितना पानी सूखा है कोई मिलावा। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मिलावे के भार में वृद्धि, जब कोई मिलावा रहेगा वो पानी सूखेगा तो उसके भार में वृद्धि होगी, उसकी वृद्धि इंटू 100 बाई क्या करेंगे, बाई शुष्क मिलावे का भार। ये सब चीज़ें क्लियर है। देखिए क्या हुआ, बॉन्ड राइड एग्रीगेट, तो क्या होता है, यह मिलावा हमारा क्या होता है, यह मिलावा अंदर और बाहर से पूर्णतः ड्राई होता है, मतलब शुष्क होता है। मिलावा को 24 घंटे तक इतना डिग्री रखकर हड्डी शुष्क मिलावा ज्ञात किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर हड्डी शुष्क मिलावा में प्राप्त करना है बॉन्ड राइड एग्रीगेट, तो 110 डिग्री सेल्सियस पे उसे क्या करेंगे, 24 घंटे तक रखेंगे, तो अपने आप जो हमारा मिलावा रहेगा वो बॉन्ड राइड हो जाएगा। इसमें क्या रहेंगे, मिलावे में रंध्र पूर्णतः जल मुक्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अपने से यार।
अब क्या होता है, अब होता है वायु शुष्क मिलाव, एयर ड्राइड ऐसा मिलाव जिसके रंध्रों का पानी आंशिक रूप से वाष्पीकृत हो पाता है, बस वायु शुष्क मिलाव कहलाता है। कि हाँ गाइस, ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप समझ सकते हैं इसको। संतृप्त और संतृप्त परंतु शुष्क मिलाव, इस मिलाव के रंध्रों में पानी भरा रहता है तथा ऊपरी सतह शुष्क रहती है। जो ऊपरी सतह रहती है वो एकदम ड्राई रहती है, लेकिन क्या होता है हमारा अंदर क्या होता है, पानी भरा रहता है। तो हमारा कैसे रहेगा, संतृप्त परंतु सतह शुष्क मिलाव ये रहेगा। ओके, देखिए अब हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, अब इसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बालू का स्थूलीकरण क्या है, बालू का, तो ये क्या है, बालू का स्थूलीकरण, बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, इसके बारे में जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि स्थूलीकरण मतलब बालू का फूलना। निर्माण स्थल पर बालू का स्थूलीकरण ज्ञात करने के लिए कहाँ, जहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वहाँ निर्माण स्थल पे बालू का स्थूलीकरण ज्ञात करने के लिए एक मापक जार कांच का लेते हैं और उस जार में बालू भर लेते हैं तथा भरे बालू की ऊंचाई h1 नोट कर लेते हैं और अब जार में पानी भर देते हैं। पानी कितना भर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, बल्किंग ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है, सिंपली आपको करना है, कोई जार लीजिए, उसी माप का एक जार लीजिए। आप क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, आप कुछ हाइट तक क्या करेंगे, कुछ हाइट तक आप भर लेंगे, क्या, सैंड भर लेंगे। उसको नाप लेंगे कितनी हाइट है, फिर उसके बाद उस देखिए, मान लीजिए आप ले लीजिए जार है, आपके पास कोई जार है, मान लीजिए जार है, इसमें क्या किया हमने, यहाँ तक पानी भर, यहाँ तक कोई सैंड भर दिया, क्लियर है, सैंड भर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब एक फिर यही जार लेंगे, इतनी माप की एकदम सेम, दूसरी जार लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे हम क्या करेंगे गाइस, उसमें क्या करेंगे, ये आपको बता दें, यहाँ तक हमारा क्या था, हमारे यहाँ तक बालू भरा था। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पानी भर देंगे। पानी मान लीजिए भर गया पूरा, तो पानी जब पूरा भर देंगे तो ये कुछ नीचे की ओर बैठ जाएगी, कुछ नीचे बैठ जाएगी, दब जाएगी हमारी बालू। तो उसको H2 नोट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, H2 नोट कर लेंगे, H1 H2। आप इसको देख सकते हैं चित्र को। अब पानी कितना भी भर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, बल्किंग हमारा ज्ञात हो जाता है। बल्किंग किसी के H1 जो पहले हाइट थी, H1 माइनस H2 अपॉन H2 इंटू 100 करके हम क्या करते हैं, आप बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। वॉल्यूम करेंगे तो वही जो इसका जो सरफेस एरिया है, ये जो एरिया है वो कट जाएगा। तो आप इतना ही समझिए कि H1 माइनस H2 इंटू 100/H2 से क्या होगा, बल्किंग ज्ञात हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा दिमाग लगेगा कि कितना % बल्किंग हुई है। वास्तव में जो बालू थी वो कितनी फूली थी, उससे हमको ज्ञात हो जाता है इस चीज़ से, क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, देखिए ये रही तो उसकी परिभाषा इस प्रकार की। हम क्या करते हैं, बल्किंग कैसे ज्ञात करते हैं, साइट पे, निर्माण स्थल पे। लेकिन बल्किंग क्या होता है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एग्रीगेट्स, मतलब फाइन एग्रीगेट है, तो आपके पास छोटे छोटे एग्रीगेट ऐसे हैं आपके पास एग्रीगेट, क्लियर है। ये आपके पास एग्रीगेट है, तो आप समझिए कि जब ये नमी की मात्रा पाएगा ना, तो इसके चारों तरफ, मान लीजिए कोई पार्टिकल्स पकड़ लीजिए, मान लीजिए ये है, सपोज दैट कोई आप मान लीजिए एक पार्टिकल्स, मान लीजिए एक पार्टिकल्स ये है आपके पास बालू का। तो जब पानी नमी पाएगा ना, तो इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी, क्या हो गई, एक झिल्ली बन जाएगी, लेयर, जिससे क्या होगा, इसकी आयतन में वृद्धि हो जाएगी, फूल जाएगा। तो यही क्या है, ये फूल जाएगा, इसके आयतन में, मूल आयतन में वृद्धि हो जाएगी, किसके कारण, नमी के कारण। लेकिन जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो यही झिल्ली क्या होती है, फट जाती है। तो कितनी मात्रा क्या बढ़ता है वो हम समझते हैं, तो ये समझते हैं। तो इसके चारों तरफ क्या होती है, लेयर बन जाती है, जो जिसे हम बल्किंग कहते हैं, जिसके कारण ही आयतन हमारा चेंज हो जाता है। तो ये बल्किंग ऑफ सैंड है। आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ लेयर बन जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, सीमेंट के वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वही हमारा बल्किंग कहलाता है। तो कैसे होता है हम जानते हैं, कि बल्किंग क्या होता है, बालू का फूलना होता है। वो कैसे होता है कि अगर पानी में, देखिए अगर पानी है, अगर कोई बालू है, इसमें नमी है, अगर नमी है 5 से 6%, कोई बालू है वो 5 से 6%, कितना, 5 से 6% क्या है, नमी सोख लिया है, तो उसके आयतन में लगभग 30% के आसपास वृद्धि हो जाती है। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है, आपको मालूम नहीं चलेगा। आप कभी देखेंगे सूखी बालू, गीली बालू, हल्की गीली बालू, एकदम गीली नहीं, तो उसके आयतन में बहुत डिफरेंट होता है जब वो सूख जाती है। आप मान लीजिए आप थोड़ा गीली बालू है, आप इतनी बालू ले लीजिए, अब उसका क्या करें, वॉल्यूम नाप लीजिए, किसी से तौल लीजिए वॉल्यूम, उसका आयतन। अब उसको धूप में रख दीजिए बहुत हीट में, गर्मी में, तो देखिएगा वो कम हो जाएगा। तो वही आप समझ सकते हैं बल्किंग कितनी खतरनाक है, बल्किंग क्या होता है। तो ये बल्किंग हो गया। अब देख सकते हैं क्या कि विभिन्न
क्या निम्न चित्र में देखा जा सकता है कि महीन बालू मोटी बालू से अधिक फूलती है। क्यों फूलती, जाहिर सी बात है। देखिए महीन बालू का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोई बॉल है, जैसे कोई आपके पास ईंट है, मान लीजिए ईंट है आपके पास, ये सपोज दैट आपके पास कोई ये बॉल है, ईंट नहीं बॉल है। इसको बॉल को क्या करेंगे, जब आप इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका सरफेस एरिया कुछ होगा, लेकिन जब इसी को तोड़ देंगे और क्रश कर देंगे, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देंगे, तो इसका छोटे छोटे पार्टिकल्स के इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उसका भी सरफेस एरिया निकल आएगा। तो वो सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा हो जाता है, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी, उसका बल्किंग भी ज़्यादा होगा। क्योंकि बल्किंग क्या होती है, उसके चारों तरफ लेयर बन जाती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बाद। तो क्या होता है, आप देख सकते हैं इस ग्राफ को कि क्या है, मान लीजिए इधर क्या है वॉल्यूम में, इधर मान लीजिए इसमें दिया गया है, इधर मान लीजिए ग्राफ ये समझा दे रहे हैं, इधर आपका क्या है ग्राफ है जिसमें दिया गया है, ये आपका वॉल्यूम का ग्राफ है। इधर मान लीजिए वॉल्यूम जा रहा है, बढ़ रहा है, इधर क्या है वाटर कंटेंट है। आप देख सकते हैं कि पहले मान लीजिए कुछ वॉल्यूम था, और 5 से 6% पे लगभग यहाँ वॉल्यूम मैक्सिमम हो जा रहा है। तो जो सबसे मोटी वाली होती है उसका कम होता है, जो मीडियम साइज़ की होती है जिसमें ऑल इन वन एग्रीगेट होते हैं, वो क्या होता है हमारा बालू जो होती है उसकी थोड़ा अधिक बल्किंग होती है, और महीन की सबसे ज़्यादा बल्किंग होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 30 से 35%, 30-40% बल्किंग होती है हमारी किसकी, महीन बालू की। तो ये सब उसका हो गया डाटा, आप समझ सकते हैं इसको, और इसको ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डिप्लोमा के पॉइंट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ जान लीजिए। अब क्या है, लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ईजी है, मिलावे में क्षतिकर पदार्थ, मतलब डिलेटेरियस मटेरियल इन एग्रीगेट। डिलेटेरियस मतलब क्या होता है, जो मटेरियल ख़राब होते हैं, जो एग्रीगेट पे ऊट पटांग की चीज़ें भरी रहती हैं, जो हमारे कंक्रीट को इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को, हमारे डिलेटेरियस मटेरियल होते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। मिलावे में अधिक किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ अथवा हानिकारक तत्व कंक्रीट की सामर्थ्य अभिलाग बॉन्डिंग को प्रभावित करते हैं, जैसे कोयला, सिल्ट, सेल वगैरह आदि। तो ये हमारा क्या हो गया, डिलेटेरियस मटेरियल हो गया। मिलावे में इनकी कुल मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्षतिकर पदार्थ कंक्रीट पर निम्न प्रभाव डालते हैं। इसको जान लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव डालते हैं। ये क्या होता है, क्षतिकर पदार्थ सीमेंट में जलयोजन क्रिया पर प्रभाव डालते हैं। कंक्रीट में उत्फूलन मतलब इन्फ्लोरेसेंस जो हमारा पैदा करते हैं, लोना लग जाता है, इनके कारण हमारे डिलेटेरियस मटेरियल, जिनको डिलीट करना बहुत जरूरी होता है। आप समझ सकते हैं ऐसे ही कंक्रीट की सामर्थ्य और टिकाऊपन को भी कम कर सकते हैं। जो कंक्रीट होती है जिससे कि एग्रीगेट रहता है, जो डिलेटेरियस मटेरियल इसमें यूज हुए रहते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, इस तरह से इसको प्रभावित करते हैं। ये सब चीज़ें हो गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट। जो कंक्रीट के होते हैं उसकी स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा बात की गई। देखिए हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको जान लीजिए कि जो हमारा, देखिए अभी तक हम सीमेंट वगैरह की कंक्रीट की बात करते हैं, लेकिन एग्रीगेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक कंटेनर ले लेंगे। क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे ऐसे। इसमें क्या करेंगे हम कंप्रेसिव, इसमें मान लीजिए एग्रीगेट को भर देते हैं, एग्रीगेट को भर दिए रहे, एग्रीगेट मान लीजिए इसमें भरा है, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर से लोड डालेंगे, उस पर ऊपर से कंप्रेसिव लोड डालेंगे। और लोड कैसा रहेगा, वो लोड क्या है, 10 मिनट में 40 टन का डालेंगे। 0 से 10 मिनट तक में 40 टन का इस पर लोड डालेंगे। जो हमारा अभी कंटेनर था, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो थोड़ा छोटा सा ग्राफ बना है आपके राइट साइड में। तो ऐसा क्या है, तो जो हमारा जाहिर सी बात है, जब इस पर लोड डालेंगे तो हमारा जो एग्रीगेट है वो क्रश होकर छोटे छोटे महीन टुकड़े में बट जाएंगे। और उसको जब चालेंगे तो रिटेन कितना होना चाहिए, 70%। किससे चलेंगे, 2.6 mm की चालनी से चलेंगे। और जो हमारा बचा मटेरियल होना चाहिए, या इससे जो पास होने वाला चाहिए वो 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो बचा मटेरियल होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए 70% से। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरह हम इसको ज्ञात करते हैं। और इसके इम्पैक्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए, चीमड़पन परीक्षण की, तो उसमें आप देख सकते हैं क्या है, हमारा कंटेनर है, उसमें क्या है, एक हथौड़ा कितना किलो का है, 14 से 15 किलो का है। तो इस पर क्या है, इस पर हम लगभग 15 टाइम्स हथौड़ा इस पर मारते हैं, और ये जो बैलास्ट है वो क्रश हो जाती है, थोड़ा महीन हो जाती है। इसको आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये क्या होता है,
और जो हाइट ले जाते हैं ऊंचाई तक, वो लगभग 37 से 38 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ले जाते हैं इसको, हमारे हथौड़े को उठा करके। आप चीज़ों को समझिए। तो ये जो हमारा मटेरियल क्रश हो जाता होगा, तो कितना क्रश होना चाहिए, ये 30% से अधिक नहीं पास होना चाहिए किससे, 2.36 mm की चालनी से। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, इसीलिए मैं आपको इसको फ्रीली माइंड पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आई होप आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने आज क्लियर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बल्किंग वगैरह हम पढ़ चुके हैं अभी, और डिलेड एरियस मटेरियल, और उसके क्या वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या होता है बल्किंग, बल्क की डेंसिटी क्या होती है, विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब चीज़ें क्या है हमारा क्या है, ये आप देख सकते हैं। तो आई होप नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।